वेरी हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ा। आज ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है संयुक्त उत्तोलक, कंपोजिट लिवरेज, या इसको यू कैन से इट कंबाइंड लिवरेज। जैसा कि अभी तक हम ये डिस्कस करते आए हैं कि जो लिवरेज होता है वो किसी भी फर्म के लिए लाभों को या उसके अर्निंग पर शेयर को मैग्नीफाई करता है, क्योंकि उस फर्म में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग कॉस्ट के रूप में है या फाइनेंशियल कॉस्ट के रूप में है, ये दोनों ही उनके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को मैग्नीफाई करती है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी फर्म का अंतिम उद्देश्य या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नेटवर्थ को इंक्रीज करना। और नेटवर्थ को हम यहाँ पर अर्निंग पर शेयर के नाम से समझ पाएंगे, क्योंकि किसी भी संस्था के स्वामी यह चाहते हैं कि उनका जो अंशों का मूल्य है वह बढ़ता रहे, उसके ऊपर उनको लाभों का प्रतिशत उनका बढ़ता रहे। इसलिए वो वहाँ पर परिचालन लागतों को स्थायी लागतों के रूप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को मैग्नीफाई करते हैं या अधिक करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। उसका मैग्निफिकेशन का मतलब होता है प्रवर्धन हिंदी में। और परिचालन लागतों के बाद स्थायी लागतों के रूप में हम लेते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को, जो डेट कैपिटल के थ्रू मेजर की जाती है। जहाँ तक बात है परिचालन स्थायी लागतों की, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, जिससे हम या परिचालन उत्तोलक से हम किसी भी फर्म की व्यावसायिक जोखिम का अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि ये उत्तोलक का काम मैग्निफिकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है। यानी जहाँ ये लाभों को प्रवर्धित करता है वहाँ हानि को भी प्रवर्धित करता है, इसलिए यहाँ रिस्क भी है। यदि किसी फर्म की सेल्स में या प्रोडक्शन में जरा भी प्रतिशत परिवर्तन होता है, या जितना भी परिवर्तन जिस दिशा में होता है उसी दिशा में लाभ या हानि में भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो कहीं अधिक होते हैं, इसलिए उसको रिस्क के रूप में देखा जाता है। और दूसरी तरफ वित्तीय उत्तोलक यानी फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है कि व्यवसाय में कितनी वित्तीय जोखिम है, फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क कौन सी है? कि जो भी ऋण पूंजी या डेट कैपिटल को कहना चाहिए कि डेट कैपिटल को यूज़ किया गया है, उस डेट कैपिटल की वजह से या ऋण पूंजी की वजह से स्थायी लागतें आती हैं, जो कि ब्याज के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में पे की जाती हैं। इस इंटरेस्ट का पेमेंट फर्म को किसी भी हालत में करना है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए ये स्थायी लागतें एक तरफ तो इस मतलब जोखिम के रूप में है कि कभी हानि हुई तो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, और लाभ है तो कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन इन स्थायी लागतों या इंटरेस्ट की वजह से संस्था के जो अर्निंग पर शेयर का जो भाग है वो काफ़ी अधिक वृद्धि की तरफ जाता है। लेकिन यदि संस्था को हानि होती है तो इन्हीं स्थायी लागतों की वजह से या इसी वित्तीय उत्तोलक की वजह से, फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से, उनके ईपीएस में कमी भी आती है। अब ये संयुक्त उत्तोलक क्या चीज़ है? ये एक्चुअली नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। कंबाइंड या कंपोजिट लिवरेज दोनों को मिलाकर प्रभाव को देखता है। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, परिचालन उत्तोलक व वित्तीय उत्तोलक को मिलाकर सभी स्थायी लागतों का प्रभाव जानने के लिए संयुक्त उत्तोलक की गणना की जाती है। समझ में आ ही गया। परिचालन उत्तोलक का मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये परिचालन उत्तोलक है जो परिचालन स्थायी लागतों के आधार पर हमने देखा या कैलकुलेट किया। वित्तीय उत्तोलक क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज को हमने जैसे फाइनेंशियल लिवरेज वो है जो कि ब्याज के रूप में, स्थायी लागतों के रूप में या स्थायी वित्तीय लागतों के रूप में संस्था के द्वारा पे किया जाता है। तो इन दोनों के मिलाकर हम क्या कहेंगे कि फर्म टोटल कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पे करती है ऑपरेटिंग लेवल पर और फाइनेंशियल लेवल पर, यानी दोनों ही आधार पर
तो वह उसको संयुक्त उत्तोलक की गणना के द्वारा मालूम किया जाता है। द कंपोजिट लिवरेज में बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड द टैक्सेबल इनकम। यहाँ इनकम है बच्चों, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें। इसका मतलब भी यही है कि कंट्रीब्यूशन यानी जो आपने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से निकाला, और टैक्सेबल इनकम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को लेस किया, दैट इज ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, इन दोनों के बीच के संबंध को बताता है। यानी यदि किसी समय सेल्स में चेंज हुआ तो उस चेंज का प्रभाव कंट्रीब्यूशन पर आता है, और कंट्रीब्यूशन का प्रभाव या जो ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन के द्वारा निकाला जाएगा स्थायी लागतों को लेस करके, उस ईबीआईटी का इफेक्ट ईबीटी पर पड़ेगा और ईबीटी के द्वारा ईपीएस पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर परिचालन यानी ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों को ही मिलाकर संयुक्त उत्तोलक की गणना करके हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म के आधार पर ये देखते हैं कि ईपीएस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा या अर्निंग पर शेयर पर उसका क्या इफेक्ट आया। नाउ कम टू द कैलकुलेशन। कंपोजिट लिवरेज का जो फॉर्मूला है, जो हमने अभी समझ भी लिया, उसी तरह से फॉर्मूला भी आएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लिवरेज हमने निकाला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और यू कैन से इट कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स। लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन। एक उदाहरण आपके सामने आता है। अब इसमें कैलकुलेशन हमें दोनों ही लिवरेज की करनी है, और दोनों को मिलाकर जब हम लिवरेज निकाल लेंगे दोनों, तो हमें एक कंबाइंड लिवरेज या कंपोजिट लिवरेज निकालकर हम ईपीएस पर उसके प्रभाव को या इफेक्ट ऑन ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर इज ईबीआईटी 11,20,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको हम ईबीटी कहते हैं 3,20,000। फिर आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज 7 लाख। अब इसके हिसाब से कैलकुलेट द लिवरेज, कैलकुलेट द परसेंटेज इन ईपीएस इफ द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। यानी एक संस्था इन अमाउंट्स के बेस पर यह चाहती है कि यदि उसकी सेल्स में 5% की वृद्धि हो तो ईपीएस में कितना परिवर्तन आएगा, या क्या चेंज, उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। लेट अस कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, इसलिए हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ईबीआईटी है हमारा 11,20,000। अब उसमें हम क्या प्लस कर देंगे? फिक्स्ड कॉस्ट है 7 लाख, दैट इज, तो कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 18,20,000। अब आप कहेंगे ये कैसे निकाला गया? तो जब हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं ना बच्चों, तो वो कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। लेकिन यहाँ पर चूंकि सेल्स भी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, तो हमें कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका हमारा क्या रहेगा? क्योंकि ईबीआईटी निकालने के लिए हम कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं, तो यहाँ हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आ जाएगा। तो अब ये अंशदान की राशि हुई 18,20,000। ये आपको समझ में आ ही गया। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो निकाला गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 18,20,000 अपॉन 11,20,000 बराबर 1.625, जो क्या कहता है कि यदि सेल्स में 1% की परिवर्तन या वृद्धि या कमी होती है तो ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण यानी परिचालन उत्तोलक के कारण उसके परिचालन लाभों में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में जो वृद्धि या कमी होगी वो 1.625 से होगी। क्यों होगी? क्योंकि 7 लाख रुपए की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वह उस संस्था के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज का काम कर रहे हैं।
ठीक है। अब आते हैं हम फाइनेंशियल लिवरेज पे। फाइनेंशियल लिवरेज में हम EBIT अपॉन EBT के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो EBIT इज 11,20,000 और EBT है 3,20,000। दैट इज गिवन इन द इलस्ट्रेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के थ्रू हमने जो फाइनेंशियल लिवरेज निकाला दैट इज 3.5, जो क्या कहता है कि वित्तीय उत्तोलक वह है जिसके द्वारा संस्था अपने मतलब अपने EPS को 3.5 से बढ़ा सकती है या बढ़ता है। यदि उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में जरा भी कमी या वृद्धि होती है सेल्स की वजह से, ये तो ऊपर से चलेगा ना स्टेटमेंट पूरा, सेल्स में यदि किसी भी तरह की कमी या वृद्धि होती है या एनी चेंज इन सेल्स यूनिट, तो उसका इफेक्ट किस पर आएगा? EBIT पर। और फाइनेंशियल लिवरेज होने के कारण उसका इफेक्ट आता है EPS पर। तो अर्निंग पर शेयर में जो कमी या वृद्धि होगी वो 3.5 से होगी। अब आते हैं हम कंपोजिट लिवरेज पर, यानी आपके कंबाइंड लिवरेज भी कह सकते हैं या संयुक्त उत्तोलक। संयुक्त उत्तोलक है ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर फाइनेंशियल इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ फाइनेंशियल लिवरेज को ऑपरेटिंग लिवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने अभी फॉर्मूला देखा था उसके बेस पर, या हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, दैट इज सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब हमारे सामने आ गया कंपोजिट लिवरेज 5.6875। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दैट इज़ वेरी इजी। यहाँ ऊपर हमने ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज देखे, 1.625 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 5.69, और नीचे हम यदि पूरा लेते हैं तो ये आता है 5.6875। अब ये क्या शो कर रहा है? ये बताता है कि यदि सेल्स में 1% का भी परिवर्तन होता है तो कंपोजिट लिवरेज होगा 5.6875। और ऊपर ये कहा गया है कि यदि फर्म 5% से सेल्स में वृद्धि की अपेक्षा रखती है, एक्सपेक्ट करती है कि 5% से सेल्स में वृद्धि होगी, तो उसका EPS पर क्या इफेक्ट आएगा। तो 1% में वृद्धि होने पर तो उसका कंबाइंड लिवरेज कितना है? 5.6875, एंड EPS इतने से बढ़ जाएगा। अब यदि 5% का इंक्रीज चाहती है या एक्सपेक्ट करती है फर्म, तो दैट विल बी 5.6875 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि सेल्स में प्रतिशत परिवर्तन हम 5% से चाह रहे हैं, तो दैट विल बी 28.44%, यानी 28.44% से EPS बढ़ेगा, जबकि सेल्स में प्रतिशत परिवर्तन सिर्फ कितना है? 5%। ये किस वजह से इतना बढ़ा? क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा 5% से सेल्स की वजह से, तो ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर उसका असर होगा, EBIT पर इफेक्ट आएगा, वो मैग्नीफाई होगा। और फाइनेंशियल लिवरेज भी वहाँ पर है, क्योंकि आपने यहाँ देखा फाइनेंशियल लिवरेज में कि 7 लाख की वो है क्या कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फाइनेंशियल लिवरेज भी है 3.5 का और ऑपरेटिंग लिवरेज है 1.625 का। तो हम एक कंबाइंड लिवरेज निकालकर ये बता सकते हैं कि परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक के संयुक्त प्रभाव को जानने के लिए हमने एक संयुक्त लिवरेज या उत्तोलक कैलकुलेट किया, जो बताता है कि 5% से यदि सेल्स में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर प्रति अंश अर्जनों में जो वृद्धि होगी वो 28.44% से होगी। आई थिंक आपको पूरी तरह से ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लें, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि बड़ा ही छोटा सा है वैसे चैप्टर ये, और ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है। तो इसको आप इसकी इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को करके देखिए, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।